प्रयागराज में सनातनियों के महाकुंभ का मेला चल रहा है और जयपुर में शिव भक्ति का मेला चल रहा है। धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी के ओजस्वी भाषण को सुनकर पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती पर राष्ट्रीय शिव जन्मोत्सव कार्यक्रम में डॉक्टर चव्हाणके जी ने ऐतिहासिक संदेश दिया। उनकी गर्जना ने हर हिंदू के दिल को झकझोर कर रख दिया। इस ऐतिहासिक दिवस पर डॉक्टर चव्हाणके जी का क्रांतिकारी स्वर हर भारतीय के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को जागृत करने वाला था। इस पावन मौके पर उन्होंने न केवल छत्रपति शिवाजी महाराज जी के योगदान को याद किया, बल्कि हिंदू समाज को एकजुट होने और अपनी पहचान को मजबूती से खड़ा करने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी ने कहा कि हमें अपनी संस्कृति और स्वराज को बचाने के लिए हर हाल में एकजुट होना होगा। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान योद्धा ने मुगलों के खिलाफ अपनी रणनीति से हिंदू समाज को रास्ता दिखाया। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के समय की महत्वपूर्ण घटनाओं को याद करते हुए डॉक्टर चव्हाणके जी ने बताया कि शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जय सिंह का समझौता केवल एक रणनीतिक कदम नहीं था, ये एक गहरी सोच का परिणाम था। यह हमारे स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा है। औरंगजेब जैसे आताताई के सामने सिर झुकाने का नाम नहीं, बल्कि उनकी नाक में नकेल डालने का नाम है। यही है छत्रपति शिवाजी महाराज का असली संदेश। शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर डॉक्टर चव्हाणके जी ने एक नई दिशा की ओर इशारा किया। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की स्थापना के संकल्प के साथ कहा कि भारत की भविष्यवाणी जनसंख्या के हिसाब से तय होगी। जनसंख्या वृद्धि हमारे स्वराज की बुनियाद बनेगी। हमें अपने परिवारों को बढ़ाना होगा, तभी हम एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर सकते हैं। डॉक्टर चव्हाणके जी ने साफ किया कि आज के समय में हमें एकजुट होकर इस मिशन को पूरा करना होगा। हमारा राष्ट्र, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान पर कोई भी चोट नहीं कर सकता अगर हम एकजुट होकर अपनी ताकत को दिखाएं। हिंदुस्तान के सनातनी छत्रपति शिवाजी महाराज के पदचिन्हों पर चलकर राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी का ये हाहाकारी उद्घोष सुनना चाहिए, क्योंकि ये भाषण न केवल छत्रपति शिवाजी महाराज की महानता को उजागर करता है, बल्कि हमें एक मजबूत और स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। प्रयागराज में भक्ति का कुंभ मेला चल रहा है और यहाँ शिव भक्ति का कुंभ मेला चल रहा है। जैसे प्रयाग में स्नान करने के लिए देश विदेश से सारे हिंदू भक्त वहां पहुंच रहे हैं, वैसे आज इस कार्यक्रम में केवल महाराष्ट्र और राजस्थान के नहीं, देश के कई हिस्सों से शिव भक्त आए हुए हैं और ये ही कुंभ मेला है, शिव भक्ति का कुंभ मेला। राजस्थान में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती कोई पहली बार नहीं हो रही है, लेकिन इस बार के जयंती का एक विशेष महत्व है और महत्व यह है कि बदलते हिंदुस्तान के नैरेटिव में जिस तरीके से राजस्थान और महाराष्ट्र को लड़ाने का काम किया जाता है, ये कहा जाता है कि मराठों की और राजपूतों की लड़ाई थी, हमारे शत्रु उस लड़ाई को और ज्यादा आग में घी डालने का काम करते हैं। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी के राज्याभिषेक का ये 350वां वर्ष है। महाराज जी ने तय किया कि इस नैरेटिव को बदलना है और इसलिए महाराष्ट्र एक ऐसा शिव भक्त राजनेता यहाँ गवर्नर के रूप में भेज दिया कि उनके उपस्थिति में नैरेटिव चेंज होगा। 350 वर्ष हमारे विरोधी हमको इस भ्रम में डालते रहे कि मिर्जा राजा जय सिंह जी और शिवाजी महाराज शत्रु थे, लेकिन मैं एक पत्रकार हूँ, एक चैनल का संपादक हूँ, दिल्ली में रहता हूँ और वामपंथी षड्यंत्रकारी किसी नैरेटिव को कैसे स्थापित करते हैं ये समझता हूँ और इसलिए ये कहना चाहता हूँ एक कट्टर शिव भक्त होते हुए कि मिर्जा राजा जय सिंह जी और छत्रपति शिवाजी महाराज ने मिलकर मुगलों का अंत करने का निर्णय किया था।
शक्तिशाली था और मिर्जा राजे जी उनके दरबार में उनके सेनापति थे। समक्ष सामान्य युद्ध होता तो हिंदुओं में आज भी जो दोष है वो तब भी था, कुछ उधर हो जाते कुछ इधर आ जाते। ऐसे में एक ऐसी किसी चेतना की हिंदू समाज प्रतीक्षा कर रहा था कि जिसका उदाहरण देखकर देश भर के सारे राजाओं को एक किया जा सकता था। तो महान धार्मिक विद्वान साम्राज्य का बड़ा ज्ञान जिनके पास था, वंशिक परंपरा थी, ऐसे मिर्जा राजा जयसिंह जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी में वो चेतना देखी। अब वो जाकर अगर खुलेआम आजकल जैसे पॉलिटिकल गठबंधन होते हैं ऐसा कर देते तो संभव नहीं था। उस समय औरंगजेब जैसे क्रूर आदमी को भी संभालना था, उसको भी भ्रम में रखना था। औरंगजेब वो व्यक्ति था जिसने अपने बाप को जेल में रखा, अपने सगे भाई की हत्या की। ऐसे आदमी का जब समूल नैनाट करना हो, समाप्त करना हो, तो अच्छी लंबी योजना बनानी पड़ती है। और वो योजना बनाने के लिए शिवाजी महाराज विख्यात थे, प्रख्यात थे। और इसलिए ये दोनों जब मिले, ये जो मिले, और मैं खास करके बाबूलाल जी और जो लोकल यहाँ के लोग हैं, वो हिंदुवादी लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, विजय जी भी आए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां जब ये तय हुआ और ये दिखाया गया कि महाराज जी पर दबाव बनाया गया और औरंगजेब के दरबार में आने के लिए मजबूर किया गया, मराठों को लगता है कि जय सिंह जी ने अच्छा नहीं किया, लेकिन ये एक योजना का हिस्सा था। इसके 10 बिंदु मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि आज ये भाषण नहीं है, आज ये केवल एक जन्मोत्सव नहीं है, एक ऐसे नैरेटिव को आज गाड़ना है जो दो हिंदू शूरवीरों के बीच में शत्रुत्व का काम करता है। गाड़ना है ना, समाप्त करना है ना। तो क्या था वो? पहला, पुरंदर का जो तह हुआ, जो कंप्रोमाइज हुआ, उसमें ये दिखाना जरूरी था कि शिवाजी महाराज जी का भी कितना महत्व है, क्योंकि औरंगजेब के पास उस समय राज्य ज्यादा था, क्षेत्रफल ज्यादा था, ज्यादा लोग थे, ज्यादा बड़ा सैन्य था। लेकिन शिवाजी महाराज जी के पास कौन गए? औरंगजेब के सर सेनापति। तो महाराज जी का भी वजन बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? और इसके दरबार में भी सबसे बड़ा शत्रु जो औरंगजेब से कंट्रोल नहीं हो रहा था, ऐसे राजा को भी नियंत्रित हमारे सर सेनापति कर सकते हैं। क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह जी के पहले अगर आप लड़ाइयों की सिलसिला लेंगे तो औरंगजेब ने ऐसा कोई सरदार नहीं छोड़ा जो शिवाजी महाराज जी के खिलाफ नहीं भेजा हो। सारे की सारे पराजित होकर आए थे, सबको महाराष्ट्र के भूमि में या तो गाड़ दिया था, किसी की उंगली काट दी थी तो किसी का सर काट दिया था। ऐसे समय में मिर्जा राजा जयसिंह जी ने एक ऐसी चाल चली, छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि चाणक्य को, भगवान कृष्ण को आदर्श मानते थे, ऐसे लोगों ने मिलकर ये योजना बनाई कि हम औरंगजेब के दरबार में जाएंगे और हिंदू राजा ऐसे मानते हैं ये क्रूर कर्मा औरंगजेब जो है ये इतना खतरनाक है कि इसके सामने गर्दन उठाई नहीं जा सकती। लेकिन शिवाजी महाराज दरबार में आए, वो आने के पहले मिर्जा राजा जयसिंह जी का कितना प्रेम और वचन था। और ये जो मैं कह रहा हूं इसका दावा का दूसरा तर्क ये है कि उन्होंने औरंगजेब से लिखित में ये ले लिया कि महाराज जी दरबार में आएंगे, लेकिन ना उनकी गिरफ्तारी होगी ना उनकी हत्या होगी, ये लिख कर लिया। और इसलिए उसने जो केवल नजर कैद थी, लेकिन अरेस्ट नहीं कर सका, ना मार सका। इसका परिणाम क्या हुआ? एक तिलिस्म तोड़ना होता है, एक भ्रम तोड़ना होता है, एक भीति को नकारना होता है। औरंगजेब के सामने कोई टिक नहीं सकता, ऐसा कहने वाले राजा, देश के बड़े बड़े महान परिवारों के राजा उसके सामने सर गर्दन झुका के खड़े होते थे। लेकिन आगरा के दरबार में जब शिवाजी महाराज पहुंचे तो महाराज जी ने वहां जाकर विद्रोह किया। आप सब जानते हैं, मैं ज्यादा विस्तार से बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन महाराज जी ने कहा कि तुम ऊपर वहां बैठोगे और हमको किसी कोने में खड़ा करोगे, ये चलेगा नहीं। महाराज जी वहां से चलकर निकल गए। अगर स्वाभिमान दिखाया महाराज जी के जगह में किसी और ने किया होता तो आप जानते हैं कि औरंगजेब वहीं पर उस व्यक्ति के मृत्यु का फरमान निकाल देता।
घटना के 20-30 सेकंड में आपको बताता हूं। औरंगजेब बैठा है, सामने शिवाजी महाराज है। वो अपनी पंक्ति से बाहर आकर उन्होंने कहा कि हमको ये स्वीकार नहीं है, और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उस समय औरंगजेब की जो सेना उस दरबार में खड़ी थी, क्योंकि सेना तो उसी की खड़ी थी, उसकी तरफ औरंगजेब ने देखा। 10 सेकंडों के अंदर ऐसा करने वालों की गर्दन काटी जाती थी उस दरबार में। लेकिन जैसे ही औरंगजेब ने अपनी सेना की तरफ देखा, उसी समय जितने राजा, क्षत्रिय राजा उस दरबार में थे, उनकी मुट्ठी अपनी तलवार की तरफ चली गई। जितने राजा, औरंगजेब के ध्यान में आ गया, ये तो सारे खतरनाक है। अगर ये शिवाजी के कारण एक हो गए तो हमारा यहां से मुगलों को भाग के जाना पड़ेगा। और इसलिए मुगलों के दरबार के इतिहास में पहली बार कोई उनके विरुद्ध वहां विद्रोह किया, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया वो शिवाजी महाराज को। इसकी पूरी शिवाजी महाराज की इसकी पूरी रणनीति बनी हुई थी। फायदा क्या हुआ इस घटना का? यह फायदा हुआ कि क्रूर कर्मा औरंगजेब के सामने गर्दन उठाई जा सकती है, स्थापित हुआ। दूसरा, उसका आदेश नकारा जा सकता है, उसका अपमान किया जा सकता है। और तीसरा और सबसे बड़ा, जो करीब करीब 500-700 वर्षों के इतिहास में नहीं हो पा रहा था, वो घटना शिवाजी महाराज जी ने वहां पर करके दिखाई। वो ये कि आपस में लड़ने वाले सारे हिंदू राजा औरंगजेब की आंखों के सामने दूसरे हिंदू राजा के लिए तलवार के मुट्ठी पर हाथ एक साथ लगा सकते हैं। इतिहास में नहीं हुआ था, ये शिवाजी महाराज जी ने उस घटना में करके दिखाया। उसके बाद क्या हुआ? उनको नजर कैद किया गया। जिम्मेवारी किसके पास आई? इन पिता पुत्रों के पास आई। उसमें उनके जो बेटे थे, उनका भी रोल बहुत महत्वपूर्ण है। राजा जयसिंह जी के साथ साथ जो राम जी थे, अब देखिए उनको महाराज नहीं बनने दिया गया। यह घटना का मेरा 5वां तर्क यह है कि इनको आसाम भेज दिया गया और महाराजा जयसिंह जी को विष दिया गया, मारा गया। ये मुगलों के इतिहास में तो ये लिखा हुआ है कि वो बीमार हो गए और गए, लेकिन सच क्या है? विष दिया गया। बाद में उनके बेटे की भी हत्या की। इस पूरे परिवार का सर्वनाश करने का पूरा प्लान किया गया। लेकिन मैं आज आपको बताऊं, आज हम 350वें वर्ष में शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के, शिवाजी महाराज जी के राज्याभिषेक, और आज हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र और हिंदू यहाँ बहुसंख्यक होने की अगर सबसे बड़े की पॉइंट घटना कोई है तो मिर्जा राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज की रणनीति का यशस्वी होना है। यह ऐतिहासिक घटना है, हिंदू इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। लेकिन इस घटना को एक विवाद के रूप में स्थापित किया गया और बड़े बड़े विश्वविद्यालय स्थापित करके नैरेटिव सेट करने का काम करने वालों ने जो इतिहास रखा है, लिखा है, आज हमको उस इतिहास को जलाना है, गाड़ना है और वीरों की भूमि राजस्थान की राजधानी जयपुर में गाड़ना है। जो मैंने तर्क रखे हैं, आप सहमत है क्या? है कि नहीं? यही दुनिया को बताना चाहिए कि नहीं? और इसलिए भी बताना है क्योंकि आगे की लड़ाई हमको साथ लड़नी है। वैसे शिवाजी महाराज जी का भी वंश अगर पीछे आकर देखेंगे तो राजस्थान का ही है, हमारा भी यही का है। मैं जवान के सरनेम लगाता हूं, लेकिन मैं पवार हूं, राजस्थान का ही हूं। हमारी पीढ़ियां तब जो महाराष्ट्र में गई हो गई। ये वीरों की भूमि है और इस देश को अब मुगलिस्तान बनाने का षड्यंत्र रचने वालों के विरुद्ध जो लड़ाई हम शिवाजी महाराज जी के सैनिक में रूप में लड़ रहे हैं, हमारे साथ अगर महाराणा प्रताप जी के वंशज भी आकर लड़ेंगे, हम साथ लड़ेंगे, तो इस देश की तरफ कोई टेढ़ी आंख करके कभी नहीं देख सकता। यह हमारा विश्वास है। हम एक थे ही, लेकिन एक रहना है। हम एक न रहे, इसलिए कई षड्यंत्र चल रहे हैं। आज का जयंती का ये समारोह उस षड्यंत्र को रोकने का काम करेगा, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूं। अब आगे क्या? अब 350वीं जयंती, 350वां वर्ष मनाया जा रहा है, 350वीं जयंती मनाई जा रही है। 1000वीं जयंती मनानी है कि नहीं? तो 1000वीं मनानी है कि नहीं? कैसे मनाएंगे? आज इतने सारे कट्टर शिव भक्त यहाँ है, हाथ ऊपर करिए जिनके 4 बच्चे हैं।
4 बच्चे वाले हाथ ऊपर करें। 4 बच्चे बिल्कुल खड़े हो जाइए, इनके लिए ताली बजाइए। मतलब इस सभागार में जहां पर आप महाराष्ट्र से चल के आए हैं, भगवा गले में है, और शिवाजी महाराज की 1000वीं, 10,000वीं, लाखवीं, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक जयंती होनी चाहिए ना। कैसी होगी मित्रों? 3 बच्चे वाले हाथ ऊपर करिए। चलिए 3, देखिए 3 वाले भी 3-4 ही है सिर्फ। और यही प्रश्न अगर उधर पूछा जाता तो गिनती कहां से शुरू होती? अरे तो किसका राज आएगा? ये डेमोक्रेसी है। यहां सर गिने जाते हैं, यहाँ पर शरीर देखे जाते हैं, उसके अंदर की ईमानदारी, बलिदान नहीं देखा जाता, न गद्दारी देखी जाती है, बराबर ना? तो शिवाजी महाराज जी का नाम ये देश और उन्होंने स्थापित किया जो उसको हिंदवी स्वराज्य कहते हैं, हमारे लिए वही हिंदवी स्वराज्य राम राज्य है और कुछ नहीं। वो भी राम राज्य था और वही राम राज्य आगे अगर चलना है तो हमको संख्या की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। लड़ाई पड़ने की नहीं, आप भी सहमत है ना सारा मन? और इसलिए लोग कहेंगे कि अगर क्या करें, ज्यादा बच्चे करेंगे तो फिर उनको पालेगा पढ़ाएगा कौन? तो मैं एक आज घोषणा करता हूं, मैं एक नया विश्वविद्यालय शुरू कर रहा हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय। और सामान्यतः सारे विश्वविद्यालय ये हायर एजुकेशन के होते हैं, लेकिन ये विश्वविद्यालय KG to PG रहेगा, इसमें गुरुकुल रहेगा। और जो हिंदू तीसरा और चौथा और उसके आगे के बच्चे पैदा करेगा, उन सारे बच्चों की पूर्ण शिक्षा की जिम्मेवारी सुरेश चौहान के लेगा। और इसलिए डेमोक्रेसी में ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा शब्द है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जो डेस्टिनी होती है ना, वो डेमोग्राफी होती है, आपकी जनसंख्या। और इसलिए जनसंख्या बढ़ाने का संकल्प लेकर जाइए। जो ये संकल्प, यही शिवाजी महाराज जी को वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। और मैं केवल बातें नहीं करता, मैंने मेरे बच्चे का विवाह करना है तो मैंने इसका बायोडाटा बनाया और बायोडाटा में लिखा है 25 साल का है और जल्दी शादी करना जरूरी है, क्योंकि हम शादियां बहुत लेट करते हैं। मेरे साथ जो एक मुस्लिम कश्मी में था, उसके बेटे को भी बेटे हो गए और मुझे अभी मेरे बच्चे की शादी होनी है। 25 में कर रहा हूं तो लड़की नहीं मिल रही, क्योंकि लड़कियां 27 के बाद शादी कर रही है, हमारी भी, मराठों की भी। तो मैंने उसके बायोडाटा में लिखा है कि मुझे ऐसी बेटी चाहिए, बहू चाहिए जो जीजा माता बनकर शिवाजी महाराज देश को देना चाहती है। और इसके आगे का वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग कहेंगे कि टीवी चैनल का मालिक होकर ऐसे विचार रखता है। उसके आगे का वाक्य है कि बहू ऐसी चाहिए जो 4 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की मनोदशा रखती हो। भाषण दूसरे को देने नहीं होते, खुद से शुरू करना पड़ता है। और इसलिए ऐसी कोई लड़की है तो मुझे मेरे पास लेके आइए, मैं भी उसको बहू बनाने के लिए उत्सुक हूँ। कार्यक्रम में मैंने थोड़ा लंबा संबोधन किया, मैं जानता हूँ कि गवर्नर जी को जाना है, लेकिन आप मेरे से सहमत है ना? तो लड़ाई आगे लड़नी है ना? तो एक बार जयकारा करेंगे। आज शिवनेरी पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, यहाँ के मुख्यमंत्री भी सुबह कार्यक्रम में आए थे, बजट के कारण यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन मोदी जी को भी पता चलना चाहिए ना कि यहाँ पर आज शिव जयंती मनाई जा रही है और 4 बच्चों का संकल्प है, पता चलना चाहिए ना? तो एकदम जोर से मेरे पीछे कहेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की। धन्यवाद। अगर कुछ गलत लिखा बोला है तो अपने शब्द वापस नहीं लूंगा, क्योंकि उनको सुनाने के लिए बोला है।
भारत माता की। जिनको पुरस्कार नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, उन्होंने भी अच्छा किया, लेकिन मुझे लगता है जो भी पुरस्कार तय करने वाली टीम होगी उनको ये अच्छे लगे। बाकी लोग भी अगली बार अच्छा काम करेंगे। आज जन्मदिन पर आप सभी ने शुभकामनाएं दी, इसके लिए धन्यवाद। मैं कभी भी जन्मदिन नहीं मनाता, मैं ये कहता हूँ कि ये संकल्प दिवस है। आपकी जीवन की यात्रा जिसका आप सही मूल्यांकन करने का दिन कौन सा है, तो जन्मदिन हो सकता है, जन्म दिवस हो सकता है। और फिर हमने अपने जीवन का क्या लक्ष्य रखा, क्योंकि हिंदू दर्शन ये कहता है कि मैं कौन हूँ ये पहले तय करो। जो यहाँ बैठे हैं किसी में आयु में होंगे, अगर ये तय नहीं किया है तो ये तय करिए। और जो छोटे बच्चे होंगे, छोटे उम्र की भी होंगे, उनके लिए भी ये संदेश है कि हिंदू दर्शन के अनुसार अपना जीवन अगर जीना है तो पहले तय करिए कि मैं कौन हूँ। दूसरी स्टेप है मैं क्यों आया हूँ। क्यों आया हूँ तो उसमें उत्तर मिलेगा कि आपको क्या करना है, और जो करना है फिर उस दिशा में आगे बढ़िए, प्लान करिए, चलते रहिए। मेरे गुरु ने कभी कहा था, जब मैं एक साधारण आर्थिक दृष्टिकोण से साधारण परिवार से चैनल शुरू करने का निर्णय किया, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारा संकल्प अगर सत्य है और वो संकल्प अगर भगवान के एजेंडे का हिस्सा है, उसको पूरक है, तो पूरी प्रकृति तुमको मदद के लिए खड़ी होगी। हमने संकल्प लिया, केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाना है, और 21 वर्षों से ये चैनल चल रहा है। मैं नहीं, इसको भगवान चला रहा है। क्योंकि हमारा संकल्प सुरेश चौहान के का चैनल बने ये नहीं था, वो चैनल 1 नंबर बने ये नहीं था, केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाना है, संकल्प के साथ ये चैनल चला। मैं ये संबोधन उन लोगों के लिए भी कह रहा हूं जो आजकल यूट्यूब के द्वारा अपना करियर बनाना चाहते हैं। मित्रों, व्यक्तिगत हितों के बजाय आप राष्ट्र हितों को आगे रखकर अगर काम करेंगे तो पूरी प्रकृति आपको मदद करेगी। यही सुदर्शन का यश दिखाता है। अभी हमने हर वर्ष 15 अगस्त को हम अपने वर्ष भर के एजेंडे पर बात करते हैं, आज भी उसका कुछ उल्लेख करते हैं। हमने पिछले जून में तय किया था कि हम घुसपैठ को मुद्दा बनाएंगे, और इस देश में घुसपैठिए 10 करोड़ है, मुंबई में 40 लाख है, महाराष्ट्र में 1 करोड़ है। इन सब लोगों को बाहर निकालने के लिए आंदोलन करना चाहिए। तो देश के कुछ बड़े बड़े नेता, वरिष्ठ पत्रकार, कुछ साधु संत, उनसे जब हमने भेंट की तो उन्होंने कहा, सुरेश जी हम तो ये कॉलेज में थे तब से सुनते आए हैं, ये समस्या अब गर्म नहीं होगी। हमने कहा अच्छा, समस्या ऐसा तो मानते हैं ना? बोले हाँ समस्या तो है, लेकिन ये गर्म नहीं होगी, कोई दूसरा मुद्दा देखो। हमने कहा कि गर्म भी होगी और सॉल्व भी होगी, क्योंकि इसको सुदर्शन उठाएगा। हमने उठाया और आज देश भर में घुसपैठियों को बाहर करो, इसके लिए जो जनता एनआरसी आंदोलन अपन ने शुरू किया था, उसके ऊपर कई करोड़ मिस कॉल आए हैं। और मैं महाराष्ट्र सरकार का, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि चुनाव के कैंपेन में सभी हिंदुवादियों ने जो जो एजेंडे मांगे, उस एजेंडे पर वो चुनकर आने के बाद काम कर रहे हैं। और मैं उनको आश्वासन भी देता हूं कि हमने केवल घुसपैठिए भगाओ इतना ही नारा नहीं दिया है, बल्कि महाराष्ट्र के भूमि से एक एक घुसपैठिया बाहर निकालने के लिए हम सरकार के साथ खड़े हैं। ऐसा ही राज्य के बाद, क्योंकि एक जगह करके दिखाएंगे तो दूसरी जगह वो उदाहरण प्रस्तुत होगा, ऐसा मानकर हमने महाराष्ट्र पहले लिया था। उसके बाद देश के अन्य अन्य राज्य में आपने देखा कि दिल्ली में भी ये एजेंडा लोगों ने उठाया। अब अन्य राज्य में भी लोग कह रहे हैं कि हमारे पास भी आइए। तो इस आने वाले वर्ष में हमको देश भर में घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए एनआरसी लानी है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन लानी है कि नहीं? लड़ेंगे पूरे देश में, क्योंकि सुदर्शन की जो टीम है, राष्ट्र निर्माण की जो टीम है, ये सब लोग इसके लिए मेहनत करते हैं। यह आंदोलन जब महाराष्ट्र में चला तो विवेकानंद जी, डॉक्टर आर्या जी, रागिनी, ये सब कुछ छोड़कर महीनों वहां पर बैठे रहे। इनको भी लोग कहते थे कि ये नहीं हो सकता, आप कौन सा मुद्दा लेकर आए हैं, कोई आसान लाना चाहिए था।
लेकिन आज वही लोग इनको फोन करके कहते हैं कि तब हमने आपका जो पोस्टर लगाने के लिए मना किया था ना, अब इधर वो पोस्टर भेज देना, हम लगाना चाहते हैं। ये आप चलते रहने का परिणाम है कि चलते रहिए, लड़ते रहिए। पहले कदम पर हो सकता है कि लोग आपके साथ ना हो, 10-20 कदम चलने पर उनको लगेगा कि अरे ये तो अब 10-20 कदम ही चला है, 51 कदम हो जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि आधे से ज्यादा पार किया है। और जब आपका 100वां कदम होगा तो लोग फूल माला लेकर आपके स्वागत के लिए आएंगे। ये हमेशा ध्यान रखना। हर व्यक्ति, हर विचार, हर संगठन को 3 अवस्था से गुजरना पड़ता है। इग्नोरेंस, शुरू में लोग आपको इग्नोर करते, उसके बाद लोग आपका विरोध करते, और उसके बाद लोग आपको स्वीकार करते हैं। आज राजनीतिक दृष्टिकोण से भी हमारा विरोध करने वाले लोग हमको निजी बातचीत में, हवाई जहाज में इधर उधर जब मिलते हैं तो कहते, सुरेश जी आपका ये घुसपैठ का मुद्दा बहुत सही है, हमारे पार्टी का एजेंडा भले ही ना हो लेकिन आप लड़ो, हम भगवान को प्रार्थना करते हैं। शायद वो भगवान को पूरा पब्लिकली स्वीकार भी नहीं करते। ऐसे लोग क्या कहते हैं कि सुरेश जी आप लड़ो, हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि आपको यश मिले और भारत घुसपैठिया मुक्त हो। और इसलिए घुसपैठिए भी निकालने हैं, गद्दार भी निकालने हैं, नमक हराम भी निकालने हैं इस साल में। ये सारा काम अपना एजेंडा आगे लेके जाना है। और एक आज मैं बड़ी घोषणा सार्वजनिक मंच से पहली बार कर रहा हूं। आप जानते हैं कि हमने मीडिया जगत में आकर भारत के मीडिया का चित्र बदल दिया, और कैसे एक चैनल देश का एजेंडा तय कर सकता है, समाज का कर सकता है। देश के सारे मीडिया को हमारी भाषा में बोलने के लिए सुदर्शन ने मजबूर किया कि नहीं? आज कम ज्यादा स्वर में सभी को बोलना पड़ रहा है। अब हम लोग बोलने लगे हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि लंबी लड़ाई है, और ये लंबी लड़ाई के लिए समाज खड़ा करना होगा। और उसके लिए हमने अब तय किया है कि हम एक विश्वविद्यालय शुरू करेंगे, यूनिवर्सिटी। और वो यूनिवर्सिटी का नाम होगा छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय। ये विश्व का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय होगा जिसका विषय इंजीनियर डॉक्टर नहीं, रक्षा होगा, सुरक्षा होगा। सुरक्षा विश्वविद्यालय होगा। सीमा सुरक्षा, अंतर्गत सुरक्षा जिसको इंटरनल सिक्योरिटी कहते हैं, फिर कल्चरल सुरक्षा, फाइनेंस या साइबर सुरक्षा, जो आजकल बहुत ज्यादा चंबल के डाकुओं को तो यूं ही बदनाम किया। जितने चंबल के डाकुओं ने जब से चंबल बना तब से जितना लूटा होगा, उतने हर दिन साइबर डकैत लूट रहे हैं। वो सिक्योरिटी भी जरूरी है। आज इंटरनेशनल जिहादी डिजिटल जिहाद के माध्यम से हमारे बड़े बड़े संस्थान उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर रहे हैं, हमारा पर्सनल डाटा लीक कर रहे हैं। इससे लेकर समाज में शौर्य निर्माण करना चाहिए। आज 20 साल बाद हिंदू अल्पसंख्यक को हो चुका होगा। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया, हम लोगों ने उसमें ताकत नहीं दिखाई, तो होगा। तो आज का जो बच्चा है जब 20 वर्ष बाद बाहर पड़ेगा तो उसको ना कोई केवल खुद को बचाना है, परिवार को बचाना है, बल्कि उसको हिंदू समाज को बचाना है, उसका नेतृत्व करना है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये केवल बड़े आयु वर्ग के बच्चों की नहीं, इसका हमने नारा दिया है KG to PG। मतलब KG में से गुरुकुल शुरू करेंगे और डॉक्टरेट तक की वहां पर पढ़ाई होगी। और हम ये गुरुकुल आज घोषणा करते हुए संकल्प ले रहे हैं कि अगले शैक्षणिक वर्ष से सुदर्शन का ये गुरुकुल शुरू होगा। उन बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर, शस्त्रास्त्र से लेकर, शास्त्र में वेद पुराण से लेकर वो सब कुछ सिखाया जाएगा जो आज विश्व के किसी विश्वविद्यालय में सिखाया नहीं जाता। उनकी जो कक्षाएं होगी वो उनकी शरीर प्रकृति के आधार पर होगी। नरेश जी आप बैठे हैं, वो जानते हैं आयुर्वेद को, योग को। कफ प्रवृत्ति के बच्चों का कक्षा अलग, पित्त प्रवृत्ति के बच्चों की कक्षा अलग, उनका खान पान अलग। वात प्रवृत्ति की बच्चों की कक्षा अलग तो उनका खान पान अलग। उनका प्रोफेशन भी वैसे ही होगा। उनका स्वभाव तामसी है तो उनको आप डॉक्टर नहीं बना सकते, ना बनाना चाहिए। भौतिकवादी व्यक्ति फिर गले काटता है। आजकल हमने देखा कि एक नया रिपोर्ट आया है जिसमें
मेडिकल फील्ड के द्वारा ये सुपर स्पेशलिटी जो अस्पताल बने हैं उनके नाम पर उन अस्पतालों में 44% ऑपरेशन फर्जी हो रहे हैं। कितने? 44%। तो ये 44% आंकड़ा छोटा नहीं है, करीब करीब आधे ऑपरेशन फर्जी हो रहे हैं। और इसलिए हमें आने वाले दिनों में सात्विकता जिनके हृदय में है, संस्कारों में है, ऐसे बच्चों को सही फील्ड में लाना चाहिए। राजनेता भी लुटेरे नहीं बने, खुद का पेट भरने वाले नहीं बने, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे विचारों के लोग बने, विक्रमादित्य जैसे लोग बने। तो क्या करना होगा? पहले क्या होता था गुरुकुलों में, ये हम कैसे लुप्त हो गया सब कुछ हमसे, ये बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीके से इसको छीन लिया गया था। अब नई व्यवस्था में हम केवल बोलते नहीं, करके दिखाते, इसके लिए जाने जाते हैं, और समस्या नहीं समाधान देते हैं। तो हम शिक्षा क्षेत्र में समाधान देंगे और आने वाले 10-20 वर्ष में आपको हिंदुस्तान में कई लाख बच्चे ऐसे मिलेंगे जो सुदर्शन के विश्वविद्यालय से निकले होंगे, और उन बच्चों में आपको शिवाजी महाराज दिखाई देंगे, महाराणा प्रताप दिखाई देंगे, भगत सिंह दिखाई देंगे, सावरकर दिखाई देंगे। और गर्व से वो लोग ना केवल अपने आप को बचाएंगे बल्कि पूरे हिंदुस्तान को बचाएंगे। इसका संकल्प आज मैं आप लोगों के उपस्थिति में लेता हूं। ये 2025 का 18 फरवरी जाना जाएगा कि हिंदुस्तान के शिक्षा जगत में क्रांति का संकल्प इस दिन लिया गया था। और इसलिए आज मैं इतना विस्तार से इसलिए भी बता रहा हूं कि इस वीडियो को देखने वाले ऐसा अपना जीवन में अगर कुछ करना चाहते हैं तो हमारे साथ आए। हम हर उस व्यक्ति का स्वागत करते जो ऐसे मिशन में हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और फिर उनके हर क्षण का उपयोग हम राष्ट्र निर्माण में करेंगे। अब ये विश्वविद्यालय और गुरुकुल जो होगा, इसमें एडमिशन कौन ले पाएगा? तो कोई भी ले पाएगा। अगर किसी के पास पैसे नहीं है, या कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कहना चाहेंगे कि हम अपने बच्चों को पूरा जीवन इसी में लगाना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को हम पूरा जीवन भर गोद लेकर पढ़ाएंगे, बनाएंगे और समाज के काम के लिए लाएंगे। उनसे हम 1 रुपया की फी नहीं लेंगे, उनकी जिम्मेवारी हमारी रहेगी और हम उनको बनाएंगे। जो इसमें हम जिनको ले सकते हैं, बना सकते हैं, ऐसे बच्चों को बनाने का काम इस गुरुकुल से चलेगा और विश्वविद्यालय तक लेकर जाएंगे। इस विश्वविद्यालय में एक और बड़ा प्लान है, और वो प्लान ये है कि हम एक अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल फोरम बना रहे इस विश्वविद्यालय के मार्फत। उसका नाम होगा इंटरनेशनल अलायंस अगेंस्ट जिहाद। और इसमें दुनिया के 20-25 कम से कम देश होंगे जो हिम्मत के साथ जिहाद के विरुद्ध लड़ रहे हैं, और उनका केंद्र वो विश्वविद्यालय होगा जो विश्व का एकमात्र रक्षा विश्वविद्यालय होगा। उसकी ज़मीन हमने करीब 3 जगह देखी है। 21 तारीख को जाकर मैं उनमें से वो जगह देखकर फाइनल करने जा रहा हूँ, और जल्दी ही आप सभी लोगों को वहाँ पर बुलाएंगे। हो सकता है कि अगला जन्मदिन का कार्यक्रम हम वहाँ पर करें, वैसी जानकारी आपको अधिक अपडेट की जाएगी। और आप जानते हैं कि एक बार कोई चीज़ हम हाथ में लेते हैं तो फिर इसको कभी अधूरा छोड़ते नहीं। जो मुझे जानते हैं, मेरा सुना होगा, ये विषय में पहली बार नहीं बोल रहा हूँ। कई वर्ष पहले भी मैंने लोगों से अंदाज लिया है कि ऐसा किया जा सकता है क्या, करना चाहिए क्या, और फिर आज सही समय पर इसकी हम घोषणा कर रहे हैं। तो ये भी हमको आने वाले दिनों में करना है। सुदर्शन सैटेलाइट में हिंदी में है ही, अब डिजिटल में 19 चैनल अपन ने शुरू किए हैं। धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं। सुदर्शन मराठी बहुत अच्छे गति से 6.5 लाख सब्सक्राइबर के साथ आज 1 नंबर पर है। मैं सुदर्शन मराठी की टीम का भी, पुरोहित ने उनको अवार्ड क्यों नहीं दिया मुझे पता नहीं, लेकिन डिजिटल के एक्सपेंशन में सबसे अच्छा काम मराठी के टीम ने किया है। और उसके बाद बंगाल का टीम भी बहुत अच्छा व्यूअरशिप ला रही है, और बाकी लोग भी इस दिशा में, उत्तर प्रदेश और वो लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। और मैं कल आशा करता हूँ कि अगले 1 वर्ष में हम सुदर्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म से 100 मिलियन लोगों तक जाएंगे। 100 मिलियन। अब हम 10 मिलियन का आंकड़ा ऑलरेडी पार कर चुके हैं। अब हमको सिर्फ 10 गुना बढ़ना है। 10 गुना बढ़ेंगे तो 100 मिलियन हो जाएंगे। और ऐसा करने वाला
हमारा ये नेटवर्क विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में भी रहेगा। सामान्यतः यही विषय है, बाकी तो प्रासंगिक समय पर अपन बोलते रहते हैं। और आजकल मैं हर संबोधन में एक 10-20% समय मेरे संबोधन का प्रश्नोत्तर के लिए भी रखता हूं। तो वैसे जन्मदिन के भाषण में ऐसा होता नहीं है, लेकिन क्योंकि संकल्प केवल सुरेश चौहान के का नहीं, आपका है क्या नहीं? सभी लोगों ने नहीं कहा है क्या नहीं? हाँ, तो ये जो संकल्प है ये लेना है, और वो लेने के लिए आगे बढ़ना है। तो किसी के मन में कोई प्रश्न हो जो अभी आज मैंने संबोधित किया इसी दृष्टिकोण से, तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी माइक से, विदाउट माइक से, कुछ लोगों को माइक पे बोलने में डर लगता है थोड़ा सा, तो गेस्ट भी बोल सकते हैं, या गेस्ट भी बोल रहे, उधर देना, उधर साहब। चल रहा है, बंद किया आपने? चल रहा था पहले। जन्मदिन पे हम आए, हम सब भाग्यशाली हैं कि इस पावन मौके पर हम आए। मेरा तो एक ही सुझाव है कि आप कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। कम से कम हिंदू को, जो बच्चे उनकी शादियां वगैरह ओवर की है, बच्चे होने लायक है, 4 बच्चे अगर हर हिंदू को मतलब 4 बच्चे, तभी अपन सुरक्षित रहेंगे। जिनकी अभी शादी हुई है, जिनका वो भी जरा सुन ले, यहाँ है ऐसे कुछ लोग। हाँ। और हम तो बहू भी ऐसी ढूंढ रहे हैं जिसमें हमने बायोडाटा में लिखा है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली लड़की चाहिए। तभी संभव हो पाएगा सर। देखिए, बातों से देश नहीं बचेगा, नारों से नहीं बचेगा, भाषण से नहीं बचेगा, एक्शन से बचेगा। और एक्शन दूसरों से नहीं, खुद से शुरू करनी चाहिए। सही है कि नहीं? तो आप जो कह रहे हैं, मैं आज ये भी घोषणा करता हूं कि जो भी हिंदू, क्योंकि लोगों को शिक्षा का खर्चा लगता है कि भाई बच्चे पैदा होंगे, पढ़ाएंगे कैसे, तो जो हिंदू तीसरा बच्चा पैदा करेगा, चौथा, आगे के जितने भी बच्चे पैदा करेंगे, उनकी पूरी शिक्षा का खर्चा सुदर्शन अपने गुरुकुल में पढ़ाकर उठाएगा। पूरा, मतलब वो जो बन सकता है उसके क्षमता पे, वो सब बनने तक। अरे अपना विश्वविद्यालय है, किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, अगले वर्ष ही शुरू हो रहा है। इसलिए तीसरा और चौथा बच्चा फ्री में। हाँ, आगे किसका है? आगे जल्दी जल्दी, पहले माइक पहुंचाए उत्तर होने तक। ठीक है, उनको दीजिए। हाँ, आगे हाथ उठाए, जिसको बोलना है माइक उसके पास चला जाए। हाँ, चौहान के साहब, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी एक छोटा सा संगठन चलाता हूं जिसका नाम है राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ, और आपसे प्रभाव होकर के हम आपको न्यूज़ में बहुत देखते थे, और आज मेरी आपसे दूसरी तीसरी मुलाकात भी हुई है। तो आपकी जो सोच है ना, ये गुरुकुल वाली, ये हजारों साल पुरानी जो सोच, कहते थे ना कि ऋषि मुनियों की हम सब संतान हैं, तो बिना आप दोबारा से नहीं इस देश में ऋषि मुनि पैदा करने का काम कर रहे हैं। यस, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये हर हिंदू को सोचना चाहिए कि कम से कम हमें जो अच्छी सोच सोची है चौहान का साहब ने। प्रश्न पूछिए, प्रश्न। हाँ, प्रश्न यही है कि आपकी जो सोच है, हम ये चाहते हैं कि उसको आपके एरिया में कैसे लागू करें। हाँ। तो ये जो विद्यालय गुरुकुल चालू होगा, ये पहला गुरुकुल जहां कुंभ मेला भरता है उस नासिक जिले में होगा, पहला गुरुकुल। और उसके बाद के गुरुकुल अन्य राज्यों में खोलेंगे। और राजस्थान से हैं आप? यूपी से ही है, तो ये इस क्षेत्र में तो खोलना ही होगा। मैं खुद यहाँ रह रहा हूँ, तो इसलिए अगले मतलब उस एक्सपेंशन के प्लान में ऐसी योजना बनाएंगे। ठीक है, आगे दीजिए, माइक दीजिए, इनको लेके मत बैठिए, जल्दी दीजिए। अगला हाथ ऊपर करें, इनका सवाल खत्म होते माइक पहुंचा दो। जी नमस्ते, मैं प्रशांत कुमार पथाड़ भुवनेश्वर उड़ीसा से आया हूँ। तो उड़ीसा में
देखा बहुत सारे एरिया में जो क्रिश्चियन मिशनरी संस्था, हर एक मिशनरी संस्था में बहुत सारे सेंट फ्रैंकलिन, सेंट जोसेफ, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं तो अंग्रेजी मीडियम पढ़ाने, इंग्लिश मीडियम पढ़ाने के लिए बहुत सारे गार्डियन इच्छुक रहते हैं। तो इसको किससे बंद कर सकता है, बंद किया जाए, या इसको जो अंग्रेजी मीडियम पढ़ने के चाहते हैं गार्डियन, दूसरा इसको क्या हमको दे सकते हैं, जो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं लेकिन हमारे आइडियोलॉजी ठीक है पढ़ सकते हैं। देखिए, उड़ीसा में राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, लेकिन वहाँ का सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन अभी होना बाकी है। राजनीतिक हो गया, मुख्यमंत्री तो वो है जो मेरे साथ दारा सिंह को हम मिलने गए तो जेल के बाहर में धरने पे बैठ गया था क्योंकि मुझे मिलने से मना कर दिया। तो ये मुख्यमंत्री तब एमएलए थे, मेरे बगल में बैठकर इन्होंने धरना दिया था। ऐसे मुख्यमंत्री ओडिशा के, तो ऐसा आदमी कुछ करेगा ही, ऐसा विश्वास है और हम उनको साथ देंगे। ओडिशा क्या, सारे ही राज्यों में ऐसा करना है। पंजाब की स्थिति क्या है हम जानते हैं, धर्मांतरण आज ओडिशा से ज्यादा पंजाब में हो रहा है, तो इसलिए वहां पर भी किया जा सकता है। माइक दीजिए उधर। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो ये गुरुकुल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, में आम आदमी भी अपना सहयोग दे सकता है क्या? देखिए, ये बिना सहयोग तो होना है ही नहीं। मैंने कहा ना कि हम तो ईश्वर से सहयोग मांगते हैं, फिर वो आप जैसे लोगों को, सभी लोगों को कहता है कि भाई इसमें मदद में लग जाओ। तो इसमें साम दाम दंड भेद, ये केवल पैसे पे चलने वाली यूनिवर्सिटी नहीं होगी। यहाँ राजस्थान कंस का वध करना है ना जी, करना है कि नहीं जी, अफजल का पेट फाड़ना है कि नहीं, फाड़ना है, औरंगिया को गाड़ना है कि नहीं जी। तो बहुत काम है, इसलिए सारे काम कैमरे पे बोलने की जरूरत नहीं। जो भी इसमें सहयोग करना चाहता है उसका हर प्रकार का सहयोग लिया जाएगा। मैं सीकर जिले से, नीमका थाना से, जो आपका एक कार्यक्रम भी हम चाह रहे हैं वहाँ पे, इस मुहिम के लिए 2,51,000 रुपए की मैं यहाँ से घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। देखिए, यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई और पहली मदद की घोषणा भी उन्होंने कर दी। यही होता है कि आपका संकल्प जब सत्य होता है तो फिर उसके साथ सब खड़े होते हैं। हाँ, माइक बंद कर दिया। बोलिए। हेलो, हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए हजारों प्लान चले हुए हैं, और ऐसे ही जो है सनातन धर्म की रक्षा के लिए आसाराम बापू ने थोड़ा सा कदम उठाए थे, जो गुरुकुल भी चलाए थे और शिक्षा भी दी थी हिंदू धर्म की, परंतु उन विधिनियों ने अपने आदमी उन आश्रम में घुसा करके, और आज उनके चारों तरफ वही आदमी हैं। देखिए, आप जानते हैं कि उनके लिए अगर किसी चैनल ने आवाज उठाई होगी और किसी व्यक्ति ने आवाज उठाई होगी तो हम ही हैं। बिल्कुल, आपने उठाई है, और आपने उठाई। हमने कहा था कि उनको हर स्थिति में बाहर लाएंगे, अभी आए हैं। आप जरा अंतर्गत जो चीजें हैं उसको दुरुस्त करिए, बाहर से ज्यादा अंतर्गत भी शत्रु है, उसको भी दुरुस्त करिए। वो उन्हीं के आदमी घुसे हुए। ठीक है, चलिए आगे। चलिए। हाँ जी, मेरा सवाल ये था सर कि जो हम यूनिवर्सिटी अभी शुरू करने जा रहे हैं, इसमें शस्त्र शिक्षा और शास्त्र शिक्षा के लिए हाँ, इसके लिए कर रहे हैं ना, या आज के पुस्तकें केवल उसके लिए थोड़ी कर रहे हैं। और जो हमारा गुरुकुल है, एक और घोषणा करता हूं, जो गुरुकुल सुदर्शन शुरू करने जा रहा है उसका एफिलिएशन हम भारत शिक्षा बोर्ड, जो नया शिक्षा बोर्ड बना है वैदिक शिक्षा का, उसके साथ करने जा रहे हैं। मैं अभी उसके हेडक्वार्टर में विजिट करके आया हूं, और अभी माननीय गृह मंत्री और बाबा रामदेव जी जब प्रयाग में हम लोग मिले थे तो मैंने वहीं पर बाबा को बता दिया था कि हम अपने गुरुकुल का एफिलिएशन भारत शिक्षा बोर्ड के साथ करेंगे। हाँ सर, आप हरिगढ़ में 2 बार आ चुके हैं अब तक, और आपके आने के बाद से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हरिगढ़ का बहुत ज्यादा सुदर्शन न्यूज का विरोध करने लगा है। उनका कहना है कि सुरेश चौहान जी यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर मतलब धर्म की लड़ाई करके जाते हैं, लेकिन सुदर्शन न्यूज में केवल हम आपका नाम लेकर टिके हुए हैं सर। हम अलीगढ़ के हरिगढ़ के AMU सर्कल पे खड़े होके हम PTC भी करते हैं, वॉक थ्रू भी करते हैं, और वहां के लड़के दूर देखकर बोलते हैं कि यहाँ तक इंस्टाग्राम पे यहाँ तक पोस्ट करते हैं कि गर्दन क्यों नहीं काट दी इन लोगों की, इनको जिंदा कैसे जाने दिया, लेकिन पास आने की हिम्मत नहीं करते, पास आने की हिम्मत नहीं करते। यही बस। चलिए, तो अभी भी कुंभ मेले में जो लोग गए हैं, आप अभी आए नहीं है, लावनी, आज लावनी का विवाह वर्षगांठ भी है, वो वहीं पर है।
और भी बाकी लोग गए, वो बताते हैं कि वो सुदर्शन का माइक आईडी लेके चलते थे तो लोग उनको आकर मिलते थे, मेले की भीड़। और अगर किसी संत के पास देश को अपने आप एक नंबर कहने वाला चैनल भी हो, उसका रिपोर्टर खड़ा हो और सुदर्शन का रिपोर्टर खड़ा हो, तो साधु संत पहली बाइट सुदर्शन वाले को देते हैं। ये भी वहां इतनी भीड़ है, बैरिकेडिंग है, लेकिन सुदर्शन का आईडी देखा, उसको छूट है। तो ये जो आप लोगों के मेहनत के कारण जो सुदर्शन ने कमाया है, वो सब कुछ हम आगे बढ़ाएंगे। वो बढ़ाने के लिए संकल्प लेते रहेंगे। हमारे सत्य संकल्प को ईश्वर पूरा करता रहेगा, ये विश्वास व्यक्त करता हूँ। आप सभी लोगों ने शुभकामनाएं दी, इसके लिए पुनः धन्यवाद। और जो सारे देश भर से आए हुए रिपोर्टर्स हैं, उनको मैं अलग से थोड़ी देर बाद एक बार पुनः मिलूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।